बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। KP हुकूमत ने एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद झिरगा भी हुआ और अब ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर अलामिया जारी कर दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। वहाँ के इंतज़ामी उमूर CTD से लेके वहाँ की मकामी KP पुलिस ही देखेगी जिस तरह पहले देख रही थी। तो क्या ये जो अस्करी क़यादत थी उसने भी अपना फ़ैसला चेंज कर दिया है? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे PTI के 39 अरकान को ये कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट मिल गया कि वो PTI के हैं और PTI सुन्नी इत्तेहाद से क्या जो उन्होंने सहारा लिया था या एक सियासी टैक्टिस थी, आज वो बहाल हो गए, आज PTI पार्लियामेंट में आ गई। ये कितनी खुशाइन बात है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर असद कैसर को ऐसा क्यों लग रहा है कि दिसंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही है? तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके द्वारा अपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, निजी TV के ब्यूरो चीफ हैं सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। और कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलीम सिटवानी साहब ने ज्वाइन किया है PTI का मौक़िफ़ देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सिटवानी साहब, आपने भी अपना टाइम दिया। सर पहले ज़रा हम शाह साहब, मुत्तफ़िक़ा तौर पर अलामिया जारी हो गया कि KP में ऑपरेशन नहीं होगा, पुलिस और CTD वहाँ के मामलात और इंतज़ामी उमूर जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं या रात को पुलिसिंग है वो CTD और पुलिस ही होगी। वो जो एक हल्ला था फ़ौजी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, इस अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, उसका क्या हुआ? देखिए, बात ये है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अपनी जगह पे है, सूबाई खुद मुख्तारी अपनी जगह पे है। एपेक्स कमेटी का इजलास KPK में हुआ, क़यादत गंडापुर साहब ने की। कौन कौन लोग शरीक थे? जो सबसे अहम बात यह है कि मुकामी ग्रैंड जरगा, अस्करी क़यादत भी शरीक थी। हाँ, मुकामी ग्रैंड जरगा। देखिए, अहम बात मुकामी ग्रैंड जरगा, क्योंकि KPK का जो एक माहौल है, जो एक रस्म व रिवाज है, हम उसको देखते हैं। तो जिरगे ने अगर बैठ के कुछ मामला तय किए हैं तो वो पॉजिटिवली किए होंगे, कौम के बेहतरी के लिए किए होंगे। और अगर ये कहना, जैसे पार्टी का मौक़िफ़ रहा है हमेशा से कि जी वो डिक्टेटरशिप चल रही है, सेमी मार्शल्ला चल रहा है, जमहूरियत तो है ही नहीं, हमारे गले दबाए जाते हैं, तो यहाँ इससे मुनाफी नज़र आ रहा है काम। ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जमहूरियत चल रही है और जमहूरी फैसले हो रहे हैं। बनू में एक अमन का काफ़िला निकला, उस काफ़िले पे बदमज़गी हुई, दहशतगर्दी हुई, हालात ख़राब हुए। फिर वफाक ने ऑपरेशन के लिए ऐसे आस्तीनें ऊपर की हुई थी, फिर अचानक मामला का रुकना। देखें, आपको मैं थोड़ा सा गहराई में ले जाता हूँ। सूबाई हुकूमत आड़े आ गई नहीं, वफाक ने कोई आस्तीनें नहीं चढ़ाई थी। अच्छा, हुआ ये था, वो बिल्कुल एक बन्नू का केस बिल्कुल अलग है। देखें, वो एक बारूदी गाड़ी आके दहशतगर्दों की वो टकराई थी इमारत से आर्मी की। उस पे जो मुकाबला चल रहा था, रद्द अमल का मामला था, इधर से इत्तेफाकी तौर पे एक प्री प्लान जो है वो एक एहतजाज निकला हुआ था, वो भी अमन का एहतजाज था। वहां शरपसंदी की गई और वो उसकी जद में आया। 40 किलोमीटर तो अफगान बॉर्डर था। उस मामले को आप ये ना लें कि आस्तीनें जो है वफाक ने चढ़ा ली थी, नुकसान अफवाज पाकिस्तान का हुआ था। अब हमारे जो है वो जाहिर सी बात है मुहाफिज शहीद हुए और एक शहीद ने तो कुर्बानी इतनी बड़ी दी कि वो लेट गया बम के ऊपर, बड़े नुकसान से बचा लिया। उसने तो जानिसार ने कमाल ही कर दिया। उसको जो जितनी उसको खराज तहसीन पेश किया जाए कम है, उसको इधर न जोड़े ऑपरेशन के साथ। क्या मतलब? ये मतलब इस बात से ही जाहिर होता है कि पाक फौज या दीगर इदारे जो ऑपरेशन में इस्तेहकाम करना चाह रहे थे, ब्लैकमेल हो गए किसी के हाथ से। ऐसा कुछ भी नहीं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। और दूसरी बात ये, DG ISPR जो है वाज़े तौर पे आपको बता चुके हैं कि खदोखाल क्या है अज़्म इस्तेहकाम के। मैं एक कॉल ले लूं। इस वक्त में ज्वाइन किया है कमोडोर रिटायर्ड अरशद अहम खान ने। खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। बहुत शुक्रिया आपका जी मुझे लाइन पे लेने का। सर मैं ज़रा KP पे आ जाऊं, क्योंकि KP ज़ेरे मौजू रहा है पिछले हफ्ते से और अभी तक वहाँ पे झिरगे भी हुए, एपेक्स कमेटी के इजलास भी हुए, लेकिन अब अलामिया जारी हो गया कि KP में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा या कि इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन होगा और होके रहेगा? देखिए जी, ये जो गलतफहमी थी लोगों की कि कोई
मेजर आर्मी का कोई काइनेटिक ऑपरेशन हो रहा है, तो वो जो फॉग थी उसको क्लियर किया है DGISPR ने भी, और आज जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें भी। तो बाकी जहां तक ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और पुलिस मिलकर या सूबाई जो आप कह लें गवर्नमेंट की रिट बहाल करने के लिए जो भी ऑपरेशन जरूरी है वो तो इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, वो वैसे ही कंटिन्यूली जारी रहेंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं है? देखिए उनमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए नहीं है कि स्टेबिलिटी ऑपरेशन जो है वो ग्रेजुअली जिस पेस पे चल रहे हैं उसी पेस पे ज्यादा कोहेशन के साथ, यानी पॉलिटिकल प्रॉन्ग, आपकी जुडिशरी, आपकी जो इंतजामिया है जिसके अंदर पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट की बाकी एजेंसी शामिल है, और फौज आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल होगी। अच्छा, ये भी बताइएगा, चूंकि आप दिफाई तजिया बड़ा खूबसूरत देते हैं और आपका ताल्लुक भी मिलिट्री से है, ये फायर वॉल नस्ब किया गया था, सोशल मीडिया पे जो गुमराह किया जा रहा था अवाम को, उसकी रोकथाम के लिए कहा यह जा रहा है कि चंद हफ्तों में मामला बेहतर होंगे और जो सोशल मीडिया का जो टूल है जिसको डिजिटल दहशतगर्द का आपने नाम दिया, जिसका DG साहब ने कहा कि वो डिजिटल दहशतगर्द कहाँ है हमें ये भी मालूम नहीं होता, बहुत सारे अकाउंट बाहर से ऑपरेट होते हैं, इसका हल क्या है? क्या ये सब चीजें गिरफ्त में आ चुकी हैं इदारों की? देखिए जी, तमाम ममालिक, खासतौर पे मैं तो क्योंकि खुद सिक्योरिटी देखता रहा हूँ और उसमें जो आपकी डिजिटल सिक्योरिटी है उसको भी देखता रहा हूँ, तो किसी भी मुल्क में आप मादर शुतर आजाद जो है, मादर पिदर आजाद, आप आजादी नहीं दे सकते। कोई भी चीज जो फैसिलिटेशन होती है स्टेट की तरफ से वो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इसको इस तरह से समझ लिया है कि आप माशाल्लाह खुद मीडिया के एंकर पर्सन हैं, आपकी बहुत ग्रिप है चीजों के ऊपर के लोग इसको किस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो क्लेम करते हैं वो इस मीडिया को एज अ लीथल टूल इस्तेमाल करें स्टेट ऑर्गन के खिलाफ, ठीक है, तो स्टेट के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहती बट टू हैव अ मॉनिटरिंग और उसके ऊपर गहरी नजर रख के जो कल्प्रिट्स हैं उनको हाई हैंड उसको जरा टफ हैंड से टैकल किया जाए। एक बड़ा टेक्निकल और एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे करने जा रहा हूं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। आपने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी, आज एक पॉलिटिकल पार्टी है, कल कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होगी, आज सोशल मीडिया का टूल है, कल कोई और टूल होगा। क्या ही अच्छा हो कि कानून साजी की जाए और लिमिटेशन हदूद का तयन किया जाए कि ऑपोजिशन आप किस कदर करते हैं, उस ऑपोजिशन करने के चक्कर में मुल्क की सालमियत को तो दाव पे ना लगाया जाए। बहुत अच्छी बात की सजीद भाई आपने। ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो भी पेमरा के रूल्स है, अगर उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करें तो उसमें ये सब प्रोविजन मौजूद है। अच्छा, ये एक अजीबोगरीब किस्म का यूफोरिया होता है जब आप अपने आप को पावरफुल समझते हैं या बहुत ज्यादा आप समझते हैं कि आपके पीछे पब्लिक बैकिंग है, तो आप लार्जर देन द स्टेट एक्ट करते हैं। ठीक है, यानी रियासत से अपने आप को एक सुपर स्टेट के तौर पे आप अपने आप को देख रहे होते हैं कि यार खुदा ना खास्ता आप हर चीज का मेंबर हैं, वेयरएज हमारे ख्याल में रियासत को हर चीज का मेंबर होना चाहिए। यदि रियासत है तो सब कुछ है, रियासत है तो सियासत है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इस सियासत को इतना यानी हाइपर पोलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए, एक दर्जे की सियासत होनी चाहिए जहां मुल्क के मफाद आ जाए तो वहां रुक जाए। और हमने देखा जब बेनज़ीर साहिबा वफात पाई उस वक्त माशाल्लाह जरदारी साहब ने किस तरीके से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आज मैं देख रहा हूँ कि खासतौर पे जो सिंध की हेल्थ की जो इदारा है उसमें एक मेरे कोलीग हैं ब्रिगेड तारिक साहब, वो उसको हेड कर रहे हैं। बहुत अच्छे वहाँ पे इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं और जो नेशनल लेवल की पॉलिटी है उसके साथ वो अपना हाथ बटा रहे हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आती है, फौज को जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो सब लोग हम आंगी से 5 कोर में मैं खुद मीटिंग अटेंड करता रहा हूँ और यहाँ पे भी
सेंट्रल लेवल पे भी हर वक्त जब भी जरूरत पड़ती है मुल्क को, तो ये लोग साथ खड़े होते हैं। रियली अप्रिशिएट। एक लास्ट आपसे सवाल है अरशद साहब, आज जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा था या उसके लिए दरख्वास्त दी गई थी बानी पीटीआई के 9 मई के केसेस में, जो कि अदालतों ने मुस्तरद कर दिया कि नहीं लेना बानी पीटीआई का रिमांड। आपको लगता है कि ये जितना अदलिया इंसाफ दे रही है या कि फेवर दे रही है एक मखसूस जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर अदलिया पर हुकूमती बेंचों से असरअंदाज होना, मरीम नवाज साहिबा की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, तो फिर ये मामला रुकेगा कब सर? सर देखिए, अदलिया जो भी किसी मुल्क का ऐसा इदारा होता है जो कि स्टेट की सालमियत में सबसे कलीदी किरदार अदा करता है। ठीक है। अगर शाइबा भी होना शुरू हो जाए कि अदलिया के फैसलों में बाइसिज्म है, तो अदलिया के ऊपर लोगों का इत्मीनान नहीं रहता। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मंजिलें हमने तय करनी है। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की पिटीशंस आती हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, तो वो इसलिए आती हैं कि लोग रिलीफ लेना चाहते हैं और इंसाफ के मुताबिक रिलीफ लेना चाहते हैं। देखिए, जो मुल्जिमान हैं उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि अगर मेरी फातिमा बेटी के ऊपर भी रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर अगर इल्जाम चोरी का होगा तो उनकी भी यही सजा है, उनका भी हाथ काटा जाएगा। तो हमारी तो दीनी इक़दार हो या कायदे आज़म के सेट किए हुए असूल हो या हमारी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें तो यही है कि आपने हर हाल में इंसाफ के इंतहाई आला तरीन अक़दार को कायम रखना है। तो फिर अरशद साहब सॉरी, हमारे यहाँ वो अदलिया के फैसलों को माना भी तो नहीं जाता ना कि अगर अदलिया सही फैसले करेगी और उसके बाद अगर कोई नहीं मानता तो अदलिया के पास, देखिए वजीर आजम को उन्होंने हटाया है, 2 वजीर आजम मेरे अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर आपने देखा कि हाँ, भेजा गया। तो अभी मखसूस नशिस्तों का फैसला पेंडिंग में है और लग नहीं रहा हुकूमत इस फैसले पे या इलेक्शन कमीशन कुछ संजीदा है, तो आपको लगता है कि अदलिया फिर एक्शन में आएगा? अभी तो देखिए ना, इलेक्शन कमीशन ने रेफर कर दिया ना फॉर ओपिनियन कुछ सीट्स जो उनकी, जिसमें एक्सप्लिसिटली जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था कि वो पीटीआई के हैं, तो वो ओपिनियन अभी कोर्ट के दोबारा आ गई हुई है जुरिस्डिक्शन में। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने दायर की है रेट, तो अब ये जो उसकी इंटरप्रिटेशन है या फर्दर वजाहत ये करेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीजें दुरुस्त डायरेक्शन में जाएंगी। एक लास्ट आपसे मेरा सवाल है, कौम को जिन्होंने गुमराह किया, मैं अभी आ रहा था, कराची की एक मशहूर शारा है जिसका नाम है शारा फैसल, उस पर बड़े बिलबोर्ड आवेज़ा थे, उस पर शहबाज गिल से लेके अकबर एस बाबर से लेके एक मारूफ जर्नलिस्ट थे साबिर शाकिर और बहुत सारी तस्वीर और भी थी जो मैं ना देख सका क्योंकि मैं गुजर रहा था वहाँ से, मैंने पूरी कोशिश की। उन पे लिखा हुआ था कि ये कौम को इन्होंने गुमराह किया, इन्होंने कौम में मायूसी फैलाई, इन पर लानत हो। देखिए, हम सबको ना सबसे पहले ये देखना चाहिए कि रियासत हमारी माँ की तरह है और माँ से बहुत बड़ी माँ, यानी आप समझ लें कि 100 माँ से भी ज्यादा हमें अजीज होनी चाहिए हर एक को। ठीक है। अगर हम अपने वकार के लिए और अपनी जो अपनी फैमिली है उसकी वेलफेयर के लिए एक हदूद या क़यूद का ख्याल रखते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालते हुए या पाकिस्तान की आवाम की पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी को एरोड करते हुए हमें उससे ज्यादा मोहतात होना चाहिए। ठीक है। अब जो कुछ आज हमारे हालात है कि छोटी छोटी चीज के ऊपर लोग फ्लेयर अप हो जाते हैं, पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, फौज के खिलाफ स्लोगनियरिंग करते हैं, तो इंटरनल स्टेबिलिटी के ऊपर इसकी गजन पहुंचती है। अब इन लोगों ने ये काम किया है कि आप अगर देखें कि
लीबिया को देख लें, सीरिया को देख लें, इराक को देख लें, आप ऐसा ही है, आपकी सराउंडिंग में अफगानिस्तान आपके पास है। ये तमाम ममालिक क्यों नाकाम हुए हैं या क्यों उनके अंदर लोगों के लिए जीना महाल हो गया है? तो अरशद साहब, वाना वजीरिस्तान, वहाँ पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से लेके जो दीगर जत्थे हैं सियासी, वो लोग तो हज़ारों का मजमा जमा करते हैं, फिर उनको कहते हैं कि वो वक्त दूर नहीं है कि हम कोई दूसरा परचम लहराएंगे। तो उनकी जहन साजी कौन करेगा, उनको कौमी धारा में कौन लाएगा? ये भी तो पॉलिटिकल पार्टियों से लेके रियासत की जिम्मेदारी है। क्या आपको या हमें बीइंग अ पाकिस्तानी लगता कि हमारी कमजोरियां हैं ये? साजिद भाई, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा दिल इतना ज्यादा जख्मी इस बात से हुआ है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के तो अपने बयानिया था, उसके मुताबिक वो जो मर्जी कह ले। कुछ ऐसे सियासतदान जिनको मैं समझता था कि यार इन्होंने थ्रू आउट इनका हिस्सा रहा है, ये गवर्नमेंट के साथ रहे हैं, उनकी तरफ से भी बड़े गैर जिम्मेदाराना तौर पे बयानात आए हैं। अब कोई तो हमारे बलूचिस्तान के पश्तून भाई हैं, कोई हमारे केपी के पश्तून भाई हैं, यानी अफगानिस्तान की मोहब्बत में उस हद पे पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को दांव पे लगा दिया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारे फौज के अंदर एक मिनी पाकिस्तान है। आबादी के लिहाज से सारे सूबों की प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी है, हमारे जनरलशिप्स भी हैं, आप देखें जनरलों की एक लंबी कतार है। ऐसा ही है। सेक्रेटरी डिफेंसेस रहे हैं, गवर्नर्स रहे हैं, बाकी रहे हैं पश्तून भाई हमारे। एक वास्ट मेजॉरिटी है, मैं आपको कहूं कि 95% से ऊपर लोग पश्तून भाई जो हैं वो पाकिस्तान से, पंजाबियों से, सिंधियों से और बलूचियों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसा ही है। ये एक फ्लॉड एफर्ट है जो ये लोग कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली इसको डिफीट करना जरूरी है। इसका बयानिया पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो केपी की गवर्नमेंट हो, चाहे बलूचिस्तान की हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। ठीक है, तो उनको शान शान पॉलिटिकल जवाब दिया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का अरशद साहब। आपने बड़ा सेंसिटिव मौजू था और बड़ी बेबाक आपने गुफ्तगू की। बड़ा अहम शो है आज का। और सलीम सचवानी, चूंकि आपकी पीटीआई की केपी में हुकूमत है, अरशद साहब ने कहा कि वहाँ की जो नुमाइंदा हुकूमतें हैं वो आवाम की क्या जहन साजी करेगी कि वहाँ पे अब ये नारे लगाए जा रहे हैं कि हम कोई दूसरा परचम लगाएंगे। ये लम्हा फिक्रिया है, हमारा कलेजा छली हो गया कि अब ऐसी बातें सूबे में हो रही हैं, केपी में ऑपरेशन नहीं होगा। सर, अरशद साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ी अच्छी बात है की, मगर जहाँ इनको रियासत की कमजोरियाँ और रियासत की गलतियाँ इनको बतानी चाहिए थे, वहाँ पे उसको पर्दा डाला। रियासत और अवाम दोनों एक हैं। रियासत अवाम जो है वो रियासत के जो अखराजात उठाती है वो इसलिए उठाती है कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, इनको फैसिलेट करे और इनके लिए सहूलतें मुहैया करे। अब रियासत माँ वो वाली माँ नहीं है जो बच्चों को पैदा करती है। रियासत को माँ बनाने वाले पाकिस्तानी अवाम होते हैं जो उनको वहाँ पहुँचाते हैं, उन दर्जों पे पहुँचाते हैं, वहाँ उनकी इज्जत पर एहतराम और उनको जो भी होता है वो उनको मुहैया किया जाता है। मगर जब रियासत डिसइंफॉर्मेशन करे, रियासत इंफॉर्मेशन नहीं दे सही, जब रियासत झूठे मुकदमात करे, जब रियासत जो है ना फॉर्म 45 वालों को हटा के फॉर्म 47 वाले मुसलत करें तो फिर मुल्क में इंतशार पैदा होता है। रियासत जब बलूचिस्तान में से गैस निकल रही है और बलूचिस्तान को गैस से महरूम करे तो रियासत इस तरह के इकदाम जब करती है तो जिसकी वजह से जो है एहसास महरूमी पैदा होता है और आवाम जो है वो बदजन होती है रियासत से। और इसमें अगर आप देखें तो रियासत, अभी आपने सुना होगा कैप्टन सफदर का बयान कि फौज ने घुटने पकड़े, हमारे फौजी जवान सरहदों पे और दीगर मकामात पे शहादतें दे रहे हैं, ठीक है। और उनके घुटने पकड़ने वाले कौन थे? जनरल थे या कर्नल थे जिन्होंने उनको राजी किया? उस कैप्टन सफदर से पूछा जाए, इसके ऊपर तो मुकदमा बनना चाहिए। आप देख लें, इसके ऊपर ना कोई मुकदमा बनेगा, ना से कोई पूछा जाए कौन था जिसने घुटने पकड़ के इसको नवाज शरीफ को यहाँ पे लाया था, और कौन है जिसने इनके सारे केसेस माफ करवा गैर कानूनी तौर पे अदालतों को एयरपोर्ट पे लेकर गया। जब रियासत खुद एक पार्टी बन जाएगी अवाम के खिलाफ, अब एक तरफ अवाम हो गई है, एक तरफ रियासत होगा। रियासत बोलती है मैं ये मैं जो है अल्लाह को पसंद नहीं है। नहीं तो मैं नहीं बोला ना केपी में, आपने मैं कह रहा हूँ रियासत जो, मैं अब रियासत की बात करूँ तो खाली केपी की भी बात नहीं कर रहा सर, मैं ओनली केपी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो ये मैं और जो गुरु और तकब्बुर है ना, जब रियासत उसमें आ जाएगी ना तो सर उससे जो है वो सिवाय इंतशार के, सिवाय पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली के, आप देख लें रियासत ने 75 सालों में मुसलसल पाकिस्तान तालीमी मैदान में पीछे जा रहा है। रियासत ने इसके लिए क्या किया?
अब अगर मैं यहाँ पे सवाल करूं, मेरा सवाल भी लेते हैं आप, आपने बड़े बेहतरीन भाषण दिया, मेरा तो दिल चाह रहा आपका माथा चूम लूं, तो उस वक्त रियासत कहां गई थी? मेरा माथा कहां गई थी? सवाल ले ले मेरा, आपका सवाल ले ले। आपकी रियासत के साथ मोहब्बत कहां गई थी जब आपकी हुकूमत जा रही थी? तो आपके जो अकाबरीन थे, जो एमएनएस थे, जो आपके बानी थे, वो फौज मुखालिफ नारेबाजी कर रहे थे, रियासत मुखालिफ नारेबाजी कर रहे थे, मीर जाफर मीर सादिक की मिसाल दे रहे थे, वो चौकीदार की मिसाल दे रहे थे। उस वक्त आप कहते हैं कि बानी को नहीं कहना चाहिए था। सब जब रियासत का एक अहम पिलर रिजीम चेंज के ऑपरेशन में मुलविस होगा और मुकम्मल तौर पे जो वो रिजीम चेंज करने वाले डोनाल्ड ल्यू के कहने के ऊपर रिजीम चेंज का बनेगा, तो उसके खिलाफ बात तो की जाएगी सर। और वही रियासत का जिम्मेदार, आप देख लें तो उसके अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां जजीरे खरीद की है, कहां से आए सर? ये सबूत हैं आपके पास कि उन्होंने रिजीम चेंज करवाई? सर कहां से आई है? सबूत देने वाले तो बेचारे को मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया सर। तो सबूत देने वाले को सर वो मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया सर। वो जब जो पानामा लीक पे विकीलीक्स लीक करते हैं और उसमें किस किस के नाम है उसके लिस्टें आप लेके आए, फिर बात करें सर। पहले आप लिस्ट लेके उसमें निकाले। मैं तो वो कहूंगा जो मेरे सामने हुआ है सर, आप जो मेरे सामने हुआ है, जो मेरे सामने हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो उसकी बात करूं जो मेरे सामने हुआ, जो मेरी आंखों के सामने हुआ है, मैं तो उसकी बात करूंगा ना। मेरी आंखों के सामने जजीरे बन गए, मेरी आंखों के सामने अरबों लूट गए, सियासतदान लूट गए, जजेस लूट गए, ब्यूरोक्रेट्स लूट गए, जनरल्स लूट गए, और हम खड़े तमाशा देख रहे। मेरी आंखों के सामने IPPS के, मेरी आंखों के सामने सर, मेरी आंखों के सामने कौम को तबाही की तरफ ले जाने वाले IPPS के मुआहदे किए गए कि हम डॉलर में पेट्रोल खरीदेंगे, आपको रुपयों में देंगे और डॉलर में मुनाफा लेके जाओगे, और पाकिस्तान को डॉलर से महरूम कर दिया गया। और आप कह रहे हैं कि जो है वो ये एकदम सब सही है। तो ये सब रियासत की जिम्मेदारी थी ना सर। जब बारें टूटी जा रही थी सरहदों की, तब रियासत कहां थी? रियासत सोई हुई थी, आंखें बंद थी उसकी। उसके बाद हमारे कितनी फौजी जवान जो है वो इसमें जो है फौजी जवान इसमें शहीद हो गए, उसकी जिम्मेदारी क्या रियासत पे नहीं है जो उस वक्त खामोश थी जब हमारी बॉर्डर तोड़ी जा रही थी? तो सब रियासत अपना किरदार अदा करे। तो कौन चाहेगा कि रियासत के खिलाफ रियासत मां बन के किरदार अदा करे? वो भी तो बताएं। रियासत अपने जो किरदार, सब हर वो इदारा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स का हो, चाहे वो जजेस का हो, चाहे वो फौज का हो, चाहे वो पुलिस का, वो हर वो इदारा जो है एक माँ का दर्जा रखता है, जो अवाम के पैसों से जो है इदारे कायम है। तमाम इदारे जो है ना वो रियासत का दर्जा रखते हैं। हर वो तमाम इदारे जो है ना वो उसका दर्जा रखते हैं रियासत का सर। खाली एक चीज का नाम रियासत नहीं है। चले एक और ऐड कर लेना। अकबर एस बाबर से लेके शहबाज गिल, आदिल राजा, जिनका PTI से ताल्लुक था, आपने कभी कहा आपकी लीडरशिप ने हमारा इनसे वास्ता नहीं है? बेजारी शो करें आप। अब क्या नाम बोल रहे हैं आपने? शहबाज गिल और अकबर एस बाबर। शहबाज गिल ने क्या बात की जरा बताइए। शहबाज गिल रोज बैठकर ना क्या बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं, रोज बैठकर वो अपने सोशल मीडिया पे आपके हमारे अफवाज को क्या क्या नहीं कह रहे, वो मैं यहां नहीं कह सकता। आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप वो सुनिएगा। उसने कुछ झूठ कहा है हाँ तो उसको साबित होना चाहिए कि झूठ है। तो बिठाए कि आप सामने वाला एनालिस्ट जो उसके जवाब देंगे भाई ये बात इस तरह साबित होती है, तुम झूठे हो। तो जब आप झूठा साबित करोगे तो आवाम कहेगी हाँ भाई ये गलत कर रहा है शहबाज गिल। जब आप झूठा साबित करेंगे, आप खाली उठा के डंडे मार के आप उसको भगा देंगे, जो सुलूक किया गया था शहबाज गिल के साथ वो आप भूल गए कि उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया। चलें आगे आपका पॉइंट। शाह साहब, रियासत अभी तक कसूरवार, जब हुकूमत मिल जाए, जैसे आज एक हुकूमत है शहबाज शरीफ जिसको लीड कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आज हुकूमत और रियासत एक पेज पर हैं, लेकिन जब भी कोई हमारी सियासी पार्टी अपोजिशन में आती है तो वो अपोजिशन कम करती है, रियासत पर दबाव ज़्यादा डालती है। तो इसके लिए कोई कानून साजी हो, कोई हदूद, कोई हम तयन कर लें कि भाई यहाँ तक हमने अपोजिशन करनी है, इससे आगे नहीं करनी। लेकिन हम अपोजिशन करते करते हमें माजी के भी याद है ना, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तो कहा था कि हम ईट सीट बचा देंगे। दीगर पॉलिटिकल रहनुमाओं ने भी अपोजिशन में जब वो थे तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि आवाम सुन रही है, हम यहाँ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, लोगों तक बात मुकम्मल पहुँचनी चाहिए। रियासत है क्या, पहले तो इस तरफ आइए। एक रूल है, एक रूल ये कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आर्मी चीफ को भी आपके टाइम चाहिए तो वो
एक तरीक़ाकार है, उसके तहत टाइम लेगा, फिर वो मुलाकात होगी। एक पूरा आइन के अंदर एक सिस्टम बना है, डेमोक्रेटेड आइन के अंदर। तो रियासत जो है, रियासत लेके चल रही होती है, अहकामात उस रियासत के चल रहे होते हैं जो अहकामात प्राइम मिनिस्टर वक्त का दे रहा होता है। प्रेसिडेंट के अंडर, प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर है। जमहूरी प्रेसिडेंट जो है, पाकिस्तान का जमहूरी प्रेसिडेंट जो है वो एक सुप्रीम पावर है। प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहा होता है। अब ये कह देना कि नीचे इदारे रियासत हैं तो ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। बात सारी ये है कि रियासत वो होती है जो हुकूमत में आती है, हुकूमत बनाती है, और उसके बाद तमाम इदारे उसके फरारी हुकूमत हो, एक सेकंड, बनाने वाले हुकूमत रियासती इदारे हैं, तो अब फरारी हुकूमत आगे बन जाए। तो 2018 में क्यों बन गया यार? रियासती इदारे कंधों में क्यों आ गए यार? ज्यादा उछले नहीं, आप क्यों आए? जब ईवीएम मशीन लाया गई तो वो खान साहब भी ईवीएम मशीन लाए के बाद मिठाई बांटो, में रहने वाले लोगों को हक मारने वाले आपके, हर जगह पर आपने चला है, हर जगह पर बेईमानी आपने की है, हर जगह पर जो है आपने किया, और अपने खत्म हो गए, आपके पास सारे इदारे खत्म हो गए, सारे इदारे खत्म हो गए, बन गया करके आगे समझ में सियासी आदमी नहीं है यार ये। अच्छा, सियासी आदमी आदमी नहीं है, तामुल रखता है, सहाफती आदमी नहीं है, सच्चाई पे बात करता हूँ, सच्चाई पे मीडिया दोनों बता दें, मैंने सर बोला रऊफ हसन दहशतगर्द हैं, डिजिटल दहशतगर्द हैं, मुलविस है, साबित करेगी। हम क्यों करें? अच्छा, हम क्यों करें? नहीं, उन पे लेबल डिजिटल दहशतगर्द का लगा है कि वो डिजिटल मीडिया जो चलाते हैं। इल्जाम हमेशा फोर्सेस, पुलिस भी लगाती है ना, इलाका थाना भी लगाता है। हाँ। आपको पकड़ेगा, बोलेगा यार आप जो है वो आपने जो चोरी की मोटरसाइकिल रखी, अभी जो पीटीआई के दफातर पर छापे लग रहे हैं, इधर जो सिंध का दफ्तर था वो भी माजी में सील हुआ है, अभी खुला है। अभी फिर ये रऊफ हसन साहब को भी ले गए दूल्हा बना के, अभी उनकी पता नहीं जमानत कब होगी, एविडेंस भी ले गए साथ पार्टी की। ये रियासत के काम होते हैं कि तो पकड़ के ले जाए, जब पीटीआई की हुकूमत आएगी, कौन सी रियासत हुई? जब पीटीआई की हुकूमत आएगी कल, तो फिर वो भी यही करेगी, बोलेगी हमारे साथ लंदन भाग जाएंगे सर, ये सारे भागे हुए होंगे लंदन। आप भी यहाँ बैठे एक मुसलमान की हैसियत से मुझे ये बात बता दें कि इंतकामी सियासत का आगाज कहाँ से हुआ पाकिस्तान? बताइए। वो तो 90 से चलता आ रहा है। नहीं, 1958 से हुआ। अच्छा, कायदे आजम से इंतकाम लिया। ये पाकिस्तान में ये तो चलता आ रहा है इंतकामी सियासत का, इसको भरपूर हवा दी वो पीटीआई ने दी, वो पीटीआई ने दी। अच्छा, अब पीटीआई ने अपने अदवार में छोटा सा देखें बदला हो गया ना, देखिए फरियाल तालपुर का हो गया, मरियम साहिबा का हो गया, इन्होंने भी सनम जावेद को भी जेल में रखा, यास्मीन राशिद को भी, खवातीन को इन्होंने भी जेलों में रखा, बदले तो हो गए, बस अब सुलह सफाई कर ली जाए। 76 साल में जो नहीं हुआ, वो 3 साल 7 महीने 22 दिन में इंतकामी कार्रवाइयां हुई। अभी किसी ने मना नहीं किया कि टेबल टॉक की जाए, मुज़ाकरात किए जाए। उसके ऊपर कोई नहीं बैठना चाह रहा कि जी हम तो उनसे मुज़ाकरात करेंगे जो हमें कंधे पे बिठा के लाए थे। फायरवॉल से डिजिटल दहशतगर्द को ढूंढा जाएगा। ये जो टर्म इस्तेमाल हुई है, ये स्पेशली पीटीआई के लोगों के लिए इस्तेमाल हुई है। कल वो आपसे पूछने के मजाज रखेंगे जब इनकी हुकूमत आएगी कि हमें डिजिटल दहशतगर्द कहा गया था। डिजिटल दहशतगर्द जो है उसको अगर फायरवॉल के जरिए पकड़ा जाएगा तो वो काम तो शुरू हो चुका। अच्छा, वो कार्रवाई शुरू हो गई। वो तो हमारा चैनल इस वक्त हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी मॉनिटरिंग पे है, हमारा व्हाट्सएप मॉनिटरिंग के ऊपर है। तो अच्छी बात है ना, जब हम प्यार से कंट्रोल नहीं हो रहे, जब हम प्यार से कंट्रोल नहीं हो रहे तो लॉस बनाने पड़ेंगे। बकौल इनके कि कोई ऐसा लॉ बनाया जाए, बकौल अभी अरशद साहब के इनके कि लॉ कोई ऐसा बनाया जाए कि ये अपोजिशन जो है सही किरदार अदा करे। अभी आपने सवाल किया कि कोई परमानेंट प्लानिंग होनी चाहिए, लिमिट हो, हुकूमत भी सही किरदार अदा करे सर, खाली अपोजिशन नहीं, हुकूमत भी, हुकूमत को गलत करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, हुकूमत मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट इनके पास थी 3 साल, मुझे याद है पीटीआई की हुकूमत के माजी के जितने भी उनके कारनामे थे, नैब के दीगर, लेकिन मौलाना से लेके बिलावल के मुझे मार्च याद है, बड़े बड़े लाखों में उनके लोग गए थे इस्लामाबाद, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने इनको नहीं छेड़ा। वो हुकूमत इमरान खान की थी। वो महंगाई के खिलाफ मार्च था, अच्छा मार्च था। फजलुर रहमान भी
जो है पहुंचे वहां पे। बिलावल साहब लेकर गए थे सिंध से काफले, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई, पकड़ धकड़ नहीं हुई, पकड़ धकड़ लेकिन नहीं। देखिए जब शुरू में गिरफ्तारी हुई थी जब लीडरों की, तो ये जलसे वगैरह बंद किए गए थे, अच्छा, तमाम चीजें बंद। अच्छा अब यहाँ आप देखें ना, यही नवाज शरीफ जो है हुकूमत में थे, और जब इनके साथ ज्यादती हुई तो पूरी पार्टी का बेस किस चीज पे कर रहा था, वोट को इज्जत दो, एक नारा निकला था, वोट को इज्जत दो। जब ये कंधे पे बैठ के आए तब वोट की पामोली हुई, तो वोट को इज्जत दो कहां गया नहीं पता। ये लोग कंधे पे बैठ के आए, इन लोगों ने हुकूमत बनाई, तो वोट को इज्जत दो कहां गई। यार अपनी अपने मफाद देख रहे हो कि आप लोगों को कुर्सी मिल जाती है, बस वोट को इज्जत दो, खत्म हो गया। पब्लिक बेवकूफ थी, आपको निकल के धूप में खड़े होकर वोट डाल रही थी, पागल थी। अच्छा अब आप रो रहे हैं जी फार्म 47, चले वो 39 लोग तो आ गए ना पीटीआई के पार्लियामेंट। क्या हुआ है उसका पता है आपको? अच्छा बताएं। 39 की लिस्ट मेरे पास मौजूद है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने एडमिट किया है कि ये पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं और ये इलेक्शन जीते हैं, ठीक है, सबके नाम भी है उसके अंदर। उन्होंने जो खत लिखा है अदलिया को, वो खत का मतन है, बड़ा वाज़ेह मतन है कि इन सब का सर्टिफिकेट कौन देगा। चेयरमैन की तो एंट्री नहीं है गौर साहब की, उस पे कानून बताइए, गौर साहब की एंट्री नहीं है, एक पाबंद सलासल है, तो वो सर्टिफिकेट इशू होता है, एक तरीके कार, एक रूल्स है। अब वो लेटर उन्होंने वहां लिख दिया, अब ये एक नई फसाई शुरू हो गई। तो देखिए ना, मान लेना और तो अच्छी बात है, फौरन मान लिया, हाँ वही पीटीआई के हैं। पीटीआई को लीड कौन कर रहा है? फला चेयरमैन गौर साहब, गौर साहब की है ही नहीं एंट्री, सर्टिफिकेट कौन देगा? उनका सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बायलॉज हैं कुछ इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, जो कि क्लियर है, आइन के अंदर क्लियर है। तो ये उलझावे हैं, अभी देखते जाइए, अभी तो इब्तिदा है ना। नहीं तो वो तो इब्तिदाए इश्क तो अचकज़ई साहब कह रहे हैं और पीटीआई कह रही है अभी तो इब्तिदाए इश्क है सनम, आगे आगे देखें होता है क्या। आप जो है वो आज मुझे ये सीनियर मतलब बहुत ज्यादा तहरीक से वाबस्ता है पीटीआई से, ये मुझे बता दें कि इनके बानी को बंद हुए कितने दिन हो गए, वरना मैं बताता हूँ, एक घंटे और मिनट के हिसाब से बताता हूँ। देखिए बात सुने, बात कर देना और मालूमात रख के उस तरफ नजर रखना एक बड़ा डिफरेंस है। 365 दिन साल में होते हैं। शीरी रहमान से लेके बड़े हुकूमती सफ़ों से ये बात आई कि बानी पीटीआई मान गए हैं कि उन्होंने कहा था गिरफ्तारी के खौफ से कि जीएचक्यू की तरफ पुरअमन एहतजाज किया जाए, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही, वो तो सबने बयान नैपीम को भी कहा, उनको तो मैं मानता नहीं, साफियों को भी कहा, सियासी बयानों को मैं मानता ही नहीं, मैं अपने साफियों को मानता हूँ, कहा मानता हूँ। उसके 2 दिन बाद बानी पीटीआई की स्टेटमेंट आ गई है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये हुकूमत बयानियां बना रही है, झूठ बोल रही है। हुकूमत बयानियां बना रही है तो पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लेते, छोड़े ना, मतलब नहीं पर्दा पड़ा रहने ने। अच्छा। असल बात की तरफ आए, 327 दिन हो गए हैं बानी पीटीआई को कैद में। 327 दिनों में मैं हर महीने ये सुनता हूँ 10 दिन बाद आ रहे हैं, ईद के बाद आ रहे हैं, मुहर्रम के बाद आ रहे हैं, शबरात के बाद आ रहे हैं, चांदरात के बाद आ रहे हैं। नहीं आएंगे यार भाई, इन लोगों ने लाना ही नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने लाना ही नहीं है, पॉजिटिव तो आ ही नहीं रहे। पॉजिटिव आएंगे तो कोई चीज, भाई कौमी धारा में भी नहीं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा कि तुम कौमी धारे में शामिल हो जाओ। आ जाओ। शरीफ सिद्दीकी साहब, आज 9 मई पे जिस्मानी रिमांड मांगा था, जो कि मना कर दिया, अदालत ने मुस्तरद कर दी वो जिस्मानी रिमांड बानी पीटीआई की। 9 मई के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, एक और इसको कहा जा रहा है कि ये आपको फेवर मिली है, इंसाफ मिला है कि अदलिया मुसलसल पीटीआई के केस ख़त्म करने में लगी हुई है, पीटीआई को रिलीफ देने में लगी हुई है। मखसूस नशिस्तों के बाद हुकूमत बिलबिला उठी है। मरीम नवाज साहिबा ने तो जजिस को आड़े हाथों ले लिया है, मुमकिन है उन पर तौहीन अदालत लगे। तो अब जज ठीक हैं, अब आप जजेस से मुतमईन हैं, क्योंकि माजी में आप लोग बड़े शिकवे थे जजेस। पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, जो ये कह रहे हैं कि जो है हम छुड़ाना नहीं चाहते। सर हम छुड़ाना नहीं चाहते, नहीं चल रहा है। यहाँ पे 200 केसेस बनाने वालों से पूछे वो केसेस की भरमार क्यों कर रहे हैं, और जब छूटने लगते हैं पुरानी तारीखों के केसेस लेके क्यों आ रहे हैं, क्यों उस तरह जबरदस्ती, गुंडागर्दी और रियासती जबर। अब ये लफ्ज रियासत का है तो ये रियासती जबर है कि रियासती जबर ये ना कि किसी एक बेगुनाह के ऊपर 200 झूठे मुकदमात कायम कर दो, वो छूटने लगे जमानतों पे या वैसे छूटने लगे तो उसके ऊपर आप पिछली तारीखों के फिर केसेस लेके आके बैठ जाओ। यही रियासती जबर यास्मीन राशिद के साथ हुआ, यही रियासती जबर सनम जावेद और दीगर खवातीन के साथ, और यही रियासती जबर हजारों कारकुनों के साथ भी हुआ। सर ये तो आप देख लें कि रियासती जबर से जब हुकूमतें नहीं चलती, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। ये तो एक हकीकत है, मौला अली का कौल है कि जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती।
कुफर की हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यानी अगर काफिर भी बैठ के हुकूमत कर रहा है और वो ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो हुकूमत चलेगी, मगर जो जुल्म और जबर से बैठा हुआ कोई भी हो वो हुकूमत नहीं चला सकता। और आपके सामने सूरत हाल है, प्रोटेक्शन आर्मी कोर्ट जाने से बचने, ये लूट सर पहले बात तो ये बड़ी अच्छी बात की मुझे रिमाइंडर करवाया इन्होंने। सर पाकिस्तान के तमाम कवानीन इंक्लूडिंग आर्मी कवानीन उसमें तब्दीलियों की जरूरत है। वो गैर इस्लामी जितने भी इसमें शिके हैं, गैर इस्लामी जितनी भी शिके वो सबको निकाल के इसको नए सिरे से खुलफाए राशिदीन के दौर के बातों को, सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर की बातों को मुलविस करके नए कवानीन लाए जाए। और ये जो अंधे नगरी चौपट राजा होता कि एक ही बना हुआ है और वो जो बोले गलत बोले सही बोले सबको मानना है, ये खत्म होना चाहिए और नए कवानीन बने चाहिए, चाहे वो आर्मी में हो चाहे हमारी अदालतों में। तमाम जगहों से गैर इस्लामी कवानीन खत्म करके नए सिरे से कवानीन को तजदीद नो होनी चाहिए जो वक्त की और अवाम की जरूरत है। और जो हुकूमतें गैर कानूनी, चाहे वो मेरी हुकूमत हो चाहे आपकी हुकूमत हो चाहे इनकी हुकूमत हो, किसी के फर्क के ऊपर गलत केस बनाती है, झूठा इल्जाम लगाती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खाली फायरवाल लगा के बातें नहीं करनी चाहिए कि अवाम गलत कह रही है। सर गलत तरीके से बैठे हो आप, हो गलत तरीके से हुकूमत आप कर रहे हो, गलत तरीके से कौम को जो है ना वो तनज़्ज़ुली की तरफ आप लेके जा रहे हो, गलत तरीके से बिजली के बिलों में आपने दबा दिया है कौम को और फिर कहते हैं कि हम सही है। सर ये सही नहीं है, बिल्कुल थर्ड क्लास और थर्ड डिग्री के लोग हैं जो कभी भी पाकिस्तान को आगे न ले जाने दिया अभी तक, पीछे की तरफ लेके आइंदा भी ये पीछे ही ले जाएंगे, कभी आगे नहीं जाने देंगे। आप मुझे बताएं ये 3.5 साल से बैठे हुए हैं, एक एकदम बता दें कि आप बोलेंगे इसके सम्राट 2 साल के बाद आएंगे, एक एकदम बता दें अरे 5 साल के बाद आएंगे, एक एकदम बता दें चलो 15 साल के बाद आएंगे, एक एकदम आपको नहीं मिलेगा कि आप कहोगे और उन्होंने डेमो की तामीर के ऊपर काम रोक दिया है। डेमो की तामीर जहां से हमें सस्ती बिजली मिलनी थी, क्यों कि इनकी जो ऑयल के कमीशन है जो अवाम के जेबों से निकाल के लेके जा रहे हैं बैरूनी बैंकों में, वो कमीशन रुक जाएंगे क्योंकि अगर वो बिजली अवाम को मिल गई तो ये बिजली कहां जाएगी? थरकुल जहां से हम सस्ती बिजली जल्दी टेक्नोलॉजी से निकाल सकते हैं, वहां से बिजली भी मिल सकती है, गैस भी मिल सकती है, पेट्रोल भी मिल सकता है, मगर वहां पे कुछ काम नहीं हो रहा है। वो स्लो चला रहे हैं पुराने तरीके से, खोद के निकाल के कोयला और बिजली बना रहे और पूरी कौम को ये क्या इसकी जो है ना क्लिप मैंने आपको भेजी है डॉक्टर संबर मुबारक की, उसको आप सुन लीजिएगा, वो क्लिप आप जरूर सुनिएगा और चलाइएगा भाई सही। यहाँ पे किस तरीके को कौम को तनज़्ज़ुली की तरफ लेके, जिस कौम को आज तालीमी याफ्ता तरक्की याफ्ता होना चाहिए था, वो इनकी बेइज्जती और मुंह से गलत अल्फाज निकलने बेइज्जती की वजह से जो है ना आज पाकिस्तान जो है वो लोग पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, अच्छा बहुत जबरदस्त बात की, बोला एक वक्त था जब हमने इन गोरों को भगाया था यहाँ से, आज ये वक्त है कि हम लाखों रुपए खर्च करके भी इन गोरों के मुल्क में जाने के लिए तैयार है। सर ये मोहब्बत पहुंचा दी हमारी लम्हा फिक्रिया है। सलीम सचवानी साहब, असद कैसर साहब कह रहे हैं दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत आ रही है, क्या दिन में तारे नजर आ रहे हैं? देखिए सर हुकूमत कब आनी है इसके बारे में मैं पेशन गोई नहीं कर सकता, ठीक है? कैसर को पेशन गोई क्या वो आमिर है? आप कैसर से पूछिए, ये उन्होंने कहा तो आप उनसे पूछिए। कैसे आप एक उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं पीटीआई की? सर मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, असद कैसर की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ। ये बयान अगर कोई खान साहब का बयान आता तो मैं इसकी नुमाइंदगी करता, उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। या असद कैसर साहब से आप पूछें कि उन किस बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं। एक और स्टेटमेंट आपको बता दो असद कैसर साहब, सर मुमकिन अगर ईमानदाराना और मुंसिफाना फैसला किया जाए तो एक कली पीटीआई की हुकूमत आ सकती है। यहाँ पे ईमानदारी और कानून नाम की कोई चीज नहीं है, आइन नाम की कोई चीज नहीं है, वरना तो कल आ सकती है। सर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का फर्क निकाल दे। ये क्यों जजों को बार बार भगा रहे हैं, क्यों जजों को तब्दील कर रहे हैं? इसी वजह से कर रहे हैं ना कि आवाम की हुकूमत ना है, फॉर्म 45 की हुकूमत ना है। तो क्या जजेस आप लोगों ने खरीद लिए हैं क्या? सर ये तो आप उनसे पूछे ना जो उन्होंने पहले गलत फैसले करवाए हैं। फायद इसा के जो लंदन में प्रॉपर्टियां लेके दी हैं उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल वाले में मामले में, वो प्रॉपर्टियां पूछे ना फायद इसा के पास कहां से आई जिसको उन्होंने पर्दा डलवाया सबको राम करके, वो पूछे इनसे कि वो प्रॉपर्टियां कहां से, जवाब ये मनी ट्रेल है इनसे और लेनी चाहिए कौम को हक है। ये गैर इस्लामी काम हुआ था जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया था माजरत के साथ, ये भी गैर इस्लामी काम हुआ था। क्या वो मनसब पे बैठा हुआ अब उसकी घर वालों से नहीं पूछ सकते कि उसने प्रॉपर्टी कैसे बनाई? ये भी गैर इस्लामी कानून का फैसला किया था उन्होंने। सर इन तमाम चीजों को नजर में रखना चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए कि अवाम किस तकलीफ से गुजर रही है। वक्त कह रही है कि मौजूदा जजेस आप पर बड़े मेहरबान हैं।
सर आप मुझे बता दें कि ये इन्होंने गलत फैसला किया है, ठीक है। जस्टिस आमिर फारूकी की पूरी चार्जशीट आपके पास मौजूद है, जस्टिस फाइल शाह की पूरी चार्जशीट आपके पास मौजूद है। मुझे आप बता दें कि भाई ये जज ने आपका गलत फैसला किया है, एक फैसला बता दें कि इसने गलत किया। आप नहीं साबित कर सकते एक भी फैसला, जबकि उनके आपको सैकड़ों फैसले मिलेंगे जो गलत साबित हो। अब कुछ जजों ने अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से वो जज जो है उठे और हक को इंसाफ की तरफ आए और उनको अल्लाह का खौफ उनके दिलों में अल्लाह ने उजागर किया है कि भाई आपको मरना है और अल्लाह को जवाब भी देना है। और जो जज खड़े हो रहे हैं वो आखिरत में अपना हिस्सा अच्छा पाएंगे। और तकालीफ भी बर्दाश्त किए जजों ने, आपके सामने जजों के क्या क्या नहीं किया गया। इनके बेडरूमों में कैमरे लगाए गए सर, जजों के घरों के बेडरूम में कैमरे लगाए गए। आप बताएं मेरे को, जजों के घरों के बेडरूम में कैमरे लगाने वालों को क्या सजा दी गई सर? ठीक है, क्या सजा दी गई उनको जिन्होंने जजों के घरों में कैमरे लगाए? तो क्यों नहीं दी गई? क्या रियासत इसको कहते हैं? ठीक है, क्या आपका जज भी महफूज नहीं है तो कौन कहां से महफूज होगी सर? ठीक है, जब आपका जजेस महफूज नहीं तो आपकी कौन कहां से महफूज होगी? और अभी बड़ी अच्छी बात की थी वो अरशद साहब ने, उन्होंने जो मिसाल दी थी बीबी फातिमा रज़ी बीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अहले बैत में से सर, और पंचतन पाक में से, और खातून जन्नत है, खातून जन्नत है। तो उनकी बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। तो ये मिसाल सिर्फ चोरी के लिए नहीं थी, ये थी कानून की हुक्मरानी के लिए थी। ये मिसाल इसलिए दी गई थी ताकि मुसलमान याद रखे कि कानून की हुक्मरानी आपने इस तरीके से कायम करनी है और यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज नहीं है और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और फिर कहते हैं हम रियासत है। अरे भाई ऐसी रियासत को रियासत नहीं कह सकते, जुल्म की रियासत कह सकते हो, उसको रियासत नहीं कह सकते किसी भी सूरत से। ठीक है, आगे आपको शाह साहब लास्ट में बहुत सारे पीटीआई को फेवर हुकूमत के एरिया मिल रही हैं, फिर जजेस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। तो आपको लगता है जजेस पर इतना प्रेशर है? पहले पीटीआई का भी प्रेशर था, लेकिन अब अगर फैसला उन्होंने दे दिया वो पीटीआई के हक में है या इंसाफ पर मबनी है, वो तो जज साहबान बेहतर जानते हैं। लेकिन अब हुकूमत उन पर बड़ा असरअंदाज हो रही है कि कुछ लोग और उनको पता नहीं क्या क्या उनको कहा जा रहा है इनडायरेक्टली कि आप लोगों को चैन नहीं है, हमें मुल्क नहीं चलाने दोगे, सुकून से लोगों को नहीं रहने दोगे। इसका मतलब ये अथर मिनल्लाह ने तो ये भी कहा कि हमने मुल्क को माशाल्लाह से बचाया, अदालतें खोल दी और काश 5 जुलाई को भी खोल देते और 99 वाला सीन भी उन्होंने सारा याद कराया। तो ठीक है, अदलिया अगर एक्टिव है जमहूरियत को बचाने के लिए, उससे मेरा कंसर्न नहीं। मैं कहता हूँ अदलिया और कर ले, जो करना है, जो अच्छा करना है कर ले। मैं तो इस बात पे आ रहा हूँ कि हुकूमत अमेरिका ने गिरा दी, साइफर जो है वो मेरे हाथ में था। डरे नहीं वैसे? जजेस अपने घरों से भी हो सकता है। अच्छा, बस छोड़ देना आप, मतलब हलक में मेरे उंगली डाल रहे हैं। हाँ। किसके क्या मामला है, अल्लाह पर्दा रखे ना, अल्लाह खैर करेगा। मैं समझता हूँ फुल कोर्ट ने फैसला दिया ना सर। देखें मैं तो ये जीत नहीं है, फुल कोर्ट बनी कब है? फुल को आज मेरे लिए देखें ना सरप्राइज है, हम सब देख रहे हैं 12 मुकदमात में जो है वो कलअदम करार दिया गया सारे मामलात को। तो बहुत बड़ी फेवर है दिलिया से यार। फिर आप जो है नहीं तो वो गलत होंगे ना सर, फेवर नहीं, अगर वो गलत है तो वो कलअदम करार देंगे। मैंने ये जुमले सुबह भी किया और मैं अभी भी इस पर कायम हूं। मैं अभी भी कायम हूँ। जैसे आपने पूछा मुझसे रऊफ हसन की गिरफ्तारी का, इस पे भी मैं कायम हूँ कि जब आप एविडेंसेस आपने गिरफ्तार कर लिया, आप एविडेंसेस पूरे नहीं कर पाओगे, शवाहिद कम होंगे, गवाहों की तादाद मुकम्मल नहीं हो रही होगी, तो अदलिया क्या करेगी यार? अदलिया तो छोड़ेगी मुल्जिम को, वो तो मुल्जिम है ना, मुजरिम हुआ ही नहीं। आप एविडेंसेस, शहादतें, वाकयाती शहादतें, सब चीजें पूरी करो, तफ्तीश मुकम्मल करो, उसको मुजरिम बनाओ। नहीं तो जब वो मुजरिम है ही नहीं, मुल्जिम है, और अगर किसी मुल्जिम को जज कह देता है गुड टू सी यू, फिर उस पर इतना बलवा? यार वो एक वेलकम कमेंट्स है, उसके ऊपर इतना शोर क्या? गलत शोर कर रहा है। जो भी ने कहा कि हुकूमत जाने उसका काम करे। मैं समझता हूँ पढ़े लिखे मुआशरे के अंदर अगर आप दूसरे ममालिक के भी वो देख लें सेशंस जो चलते हैं जजेस के, उसके अंदर तो बड़े अच्छे वेलकम किए जाते हैं बड़े बड़े केसों में आए हुए लोगों के। तो ये तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं सर, ठीक है, अगर कह दिया तो क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं है। पर मैं इस बात पे अभी भी खड़ा हूँ। किस बात पे? कि ये साइफर वाले मैटर को लेके इशू बनाया गया कि हुकूमत अमेरिका ने गिराई। आज मुमकिन दरखास्त पे कानूनी तहत देखी जाएगी, जुमले कहे गए, वो सफीर से क्यों मिलना चाहते हैं अमेरिका के? जेल में इमरान खान अमेरिकन सफीर से क्यों मिलना चाहते हैं? वाई? मुझे ये जवाब चाहिए, क्योंकि इस पर पूरी डिटेल आई हुई मेरे पास कि उन्होंने जवाब दिया दफ्तर खारजा ने कि इस दरखास्त को हम कानून के तहत देखेंगे। मुमताज जहरा नाम है उनका। अच्छा। और ये इनकी तरफ से मामला चला है, ये मामला हजम नहीं हो रहा।
तो रोशनी तो ये डाल सकते हैं, सीनियर रहनुमा है, कराची में बैठे हुए हैं, मेगा सिटी के अंदर पीटीआई को जो है वो लीड कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो ये इनसे पूछा मतलब आपका ये सवाल है कि बानी पीटीआई क्यों मिल रहे हैं? अमेरिका से तो नाक काटे की दुश्मनी हो गई थी। नॉट कहा था, एब्सोल्युटली नॉट अभी भी क्राइम है सर। तो मिल क्यों रहे हैं? सर पहली बात तो ये कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने डिमांड की। मैं नहीं कह रहा, ये सर आप कंफर्म न्यूज़ है, मेरे पास तस्दीकशुदा खबर। पहली बात तो ये मेरे को आप कंफर्म न्यूज़ भेजें। मैं अभी न्यूज़ बता दें, न्यूज़ बता दें सर, पहले बता तो दें न्यूज़। कंफर्म न्यूज़ भेजें आप, और हाँ। कंफर्म न्यूज़ अगर इनकी है ना सर, हाँ। तो ये बताएं कि अमेरिका के अंदर, मैंने आपके प्रोग्राम के अंदर पहले भी कहा था कि दो चीजें हैं। हाँ। एक माफिया है जो पूरे अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी इसकी पार्लियामेंट और इसकी डेमोक्रेसी है जो तकरीबन अक्सरियत में अच्छे लोगों की है। चंद रिश्ते होंगे जो उस माफिया से मिले होंगे, वो माफिया जो है वो साम्राज्य माफिया बना हुआ है। जो ये साम्राज्य माफिया जो है ना अमेरिका के लिए फायदेमंद है न मुस्लिम ममालिक के लिए फायदेमंद है। जब तक ये माफिया से के अलावा हम राब्ते नहीं करेंगे, वहाँ के अवाम जो नॉर्मल ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ के नॉर्मल लोग हैं, उनको हम समझाएंगे नहीं कि भाई आपके माफिया को कंट्रोल करें, वो न सिर्फ हमें बर्बाद कर रहे हैं बल्कि आपकी कौम को भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप देखें तो अमेरिका में भी मंशियात और दीगर नशे इतने बढ़ चुके हैं कि वहाँ की कौम बर्बाद हो रही है, और यहाँ से इनको ले जाने पड़ रहे हैं लोग, और यहाँ के लोगों को तालीम से महरूम कर रहे हैं। जो कुछ लोग जो खिंच के जो है ना वो तालीम हासिल कर लेते हैं, उनको फौरन उठा के लेके चले जाते हैं। जरा होशियार बंदा मिलता है लेके चले जाते हैं। तमाम एशिया के मुमालिक से अच्छे जो ज़हीन लोग हैं वो उठा के लेके जाते हैं। क्या वहां पे ज़हानत की कमी हो गई है? नहीं सर, क्योंकि यहाँ के लोगों को पीछे धकेलना है, खासतौर पर मुस्लिम ममालिक को, यहाँ के लोगों को खासतौर पर मुस्लिम ममालिक को उनको पीछे धकेलना है, और वहां की क्रिश्चियनों को पीछे धकेलना है। आखिर के 2 मिनट वहां के क्रिश्चियनों को धकेलना है, और वो भी कसलत अपनी जगह पे कायम रखना है। इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन स्पेशल मुझे रिक्वेस्ट की गई है अपने सीनियर्स की तरफ से। कराची की एक मशहूर शख्सियत है सारिम बर्नी, गालबन आप जानते हो उनको। जी जी। सारिम बर्नी पर एक इल्ज़ाम है कि वो यहाँ से बच्चे बच्चियाँ स्मगल करते हैं अमेरिका। सर मुझे नहीं पता है ये इल्ज़ाम क्या है क्या नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी इसकी वजाहत कर चुका हूँ, मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सारिम बर्नी कोई गैर कानूनी तौर पे तो लोगों को लेके नहीं गया यहाँ से, बच्चों को भी यहाँ से अगर बच्चों को लेके गया कोई गैर कानूनी तरीके से तो नहीं लेके गया ना सर। अमेरिकन एम्बेसी से वीजा लिए हो गए उसने, वीजा लेने के बाद उसने एयरपोर्ट से इमिग्रेशन करवाई है। अगर वीजा इनको जाली लगा था तो उसको रोक लेते, फिर वहां अमेरिका में जाके उसने पूरी डॉक्यूमेंटेशन की होगी, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के बच्चों को छोड़ के आता है वहां पे, तो वहां की गवर्नमेंट उसको रोक लेती। सवाल है कि वहां की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रोका उसको? वहां की गवर्नमेंट की शिकायत पे सर वहां की गवर्नमेंट की कौन सी कानून के तहत शिकायत की है आप उसको रोके? भाई कानून की खिलाफवर्जी वहां पे हो तो वो पकड़े ना सर, वो उनको सजा देते। यानी वहां पे कोई कानून की खिलाफवर्जी नहीं की, यहाँ पे बदमाशी चलती है, पकड़ो उसको जेल में डालो, क्योंकि बच्चे ले आए लीगली तौर पे, इतने सारे बच्चे लेके आए लीगली तौर पे। और हैरत की बात यह है कि अमेरिकन जो एम्बेसी है उससे वीजा इशू किए, आगे आपका पॉइंट वीजा तो उनसे कानून के तहत किए, आप अमेरिकन एम्बेसी से पूछे ना क्यों वीजा इशू किए इनको। हमारे यहाँ सर उन्होंने कोई अगर गैर कानूनी काम किया है ना तो ये दिखाए ना, ये गैर कानूनी वीजा था, ये गैर कानूनी एडॉप्ट बच्चों को वहां पे एडॉप्ट किए, वो गैर कानूनी, ऐसा तो कुछ उन्होंने नहीं दिखाया, खाली यहाँ पे आए पकड़ लिया स्मगलिंग करता है। ये कौन सा तरीका है सर? ये जो आपने बात की, मैं माजी की नून लीग की हुकूमत के पास जाता हूँ। एक खबर छपी थी टाइम्स ऑफ अमेरिका में कि पाकिस्तान में मौजूद एग्जैक्ट नामी कंपनी, वहाँ पर आईटी कंपनी है और वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है। उस वक्त के होम मिनिस्टर निसार साहब, चौधरी निसार ने धावा बोला और वो कंपनी सील हो गई, बंद हो गई, हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए। एक खबर छपी थी। अब आ जाते हैं सारिम बर्नी पे, मैंने हवाला भी दे दिया, इससे पहले भी सर उस वक्त भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया था ये हरकत करके, और आज भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। सारिम बर्नी ये ठीक है, बच्चों को कुछ दे नहीं रहे, और अगर बच्चे कुछ वहां पे जाके सेटल हो रहे हैं तो भी इनको परेशानी है, उनको नहीं बल्कि उनको परेशानी है अमेरिका वालों को अपने, क्योंकि गैर कानूनी काम किया नहीं उसने, अपने टुच्चों को बोला ये टुच्चे जा उधर जाके उसको सीधा कर। सारिम बर्नी एक एनजीओ चला रहे थे, पहले वो अंसार बर्नी के साथ थे, काम वहीं से सीखा उन्होंने, और तमाम चीजें हमारे उनसे कोई 22 साल 23 साल पुराने रिलेशन है सर। उन पे बड़े घिनौने इल्जाम है। जी बिल्कुल, मैंने सारा केस स्टडी किया है। अमेरिका 10-10 लाख में लड़कियां केस स्टडी किया, तो बेगुनाह हैं बेचारे। सुन लीजिए ना, आज हुकूमत ने एक बड़ा काम कर दिया है कि ये आपसे शायद कहा भी इसलिए गया होगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं और पूछें, तो पूरी बात होनी चाहिए।
आज तमाम उनकी इदारे, उनके जो यतीम खाने थे, जो उनके शेल्टर्स थे, तमाम चीज़ें हुकूमत ने अपनी कस्टडी में लेने के ऑर्डर दे दिए। तो अब बचा ही कुछ नहीं। और जिस तरीके के इल्ज़ामात लगाए गए, तो वैसे भी बाहर आके ये चीज़ें देखें फंडिंग पे चलती हैं, लोग मदद करते हैं। जैसे शौकत खानम अस्पताल है, मतलब बगैर फंडिंग के नहीं चलेगा, क्लोज हो गया चैप्टर। तो ये अब मुझे नज़र नहीं आता कि बेचारे वो दोबारा खड़े हो पाएंगे, क्योंकि जो संगीन इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं उसमें आते आते अब आपने कहा ना इल्ज़ामात, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, ये इल्ज़ामात हैं। जब तक इल्ज़ामात हैं, जब तक कोर्ट में वो एज ए मुल्जिम पेश हो रहे हैं, जिस दिन वो मुजरिम पेश होंगे, मैं भी बोलूंगा कि भाई ये इल्ज़ामात नहीं थे, ये तस्दीक हो गई, एविडेंस आ गई, सजा हो गई। फंसाया गया उनको। मैं नहीं कह सकता, आई कांट से कि उन्होंने अपनी एनजीओ चलाने के लिए क्या किया ऐसा गैर कानूनी काम या कोई ऐसा पॉइंट जिसका दूसरों ने फायदा उठाया। ज़राए कहाँ हैं शाह साहब? मेरे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि उनकी अंदरूनी मामलात में किसी ने जो है वो मामलात खराब किए हैं। जो मुझे कहावत है कि ये छोटी उंगली है ना, ये उनकी कहीं किसी घी में डबोई है, कहीं ना कोई दाग है, कहीं नहीं कोई छेद है, कहीं वो रंजिशें कुछ और हैं, वो मामलात कुछ और हैं, और बहुत या कि आप कहे वो नहीं, वो इनोसेंट आदमी है। नहीं, इनोसेंट तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि अभी मामला अदलिया के हाथ में है, इसका मतलब पूरी अदलिया को झूठा करार दूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। अदलिया देख रही है और उनकी खुद लॉयर टीम बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी स्ट्रांग टीम है, वो चल रही है। जैसे पीटीआई की आप देख रहे हैं लॉयर टीम, जब इस तरह के मामलात आएंगे, आम आदमी फिर कैसे यकीन करेंगे? मतलब एक मुआशरे में ये वो लोग हैं जिनको लोग फरिश्ता सफ देखते हैं। मुझे यार ये कि शाहबाज शरीफ मुताबिक ऐसी वीडियो मैंने सारिम साहब की देखी है, वो बच्चियों को हाथों में गोदों में लेके उनको पाल रहे हैं। मेरे पास आई हुई है, आवाम को हिदायत करते थे कि भाई आप ऐसा जुल्म ना करें, बच्चों को फेंक के चले ना जाएं, और वो आदमी पाबंद सरासल है। कितने लोग आप देखें हुकूमत में बैठे हैं यार, जिन्होंने जेलें काटी हैं। जरदारी साहब ने कितनी जेल काटी है, ऐसे क्या काटी, मुजरिम काटी, मुल्जिम काटी। सदर पाकिस्तान दूसरी दफा बने हुए, वो अल्लाह इज्जत देने वाला है। मामला छोड़ते हैं, देखें अदलिया क्या फैसला करती है। देखें अदलिया क्या फैसला करती है। इसमें ये देखें, ये जो मिसालें दे रहे हैं वो तो खैर अब साबित शुदा है कि IPPs के जरिए मुल्क को डिबोने वाले जो है ना, यही नाम थे जो नाम ले रहे हैं। और दूसरा, साम बनी साहब को बारीक बीनी से सर देखना चाहिए जिस मामले के तहत उन्होंने इसको गिरफ्तार किया। बाकी मामला एक अलग तरफ रखें, मगर जिस मामले, जिस रिक्वेस्ट की तरफ उन्होंने गिरफ्तार किया, अब ये क्या करेंगे कि उसको तो छोड़ो, अब देखो इनके किसी एम्प्लॉय ने तो कोई दंडरी नहीं की, पकड़ो उसको, अब इसके सारे इल्जाम डाल दो साम बन्नी पे। तो सर इस तरह की हरकतें भी होंगी, क्योंकि अब वहाँ से बड़े साहब का ऑर्डर आया, तब इसको हमें खत्म कर रहे हैं। तो सर ये चीज़ें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और होता हुआ नजर भी आना चाहिए। और अगर अमेरिकन गवर्नमेंट ने गलत किया है कानून के तकाजों को जो न पूरे होने के बावजूद, तो फिर अमेरिकन को चाहिए कि वो साम बन्नी के इदारे को जितना भी लॉस हुआ उस तमाम लॉस उसको मुहैया करें, और माफी भी मांगे इनसे कि इन्होंने गलत किया है, माफी भी मांगे। और बात यहाँ तक खत्म नहीं है, इज़हारे राय की आज़ादी हमारा आइन देता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी दूसरे मुल्क के कहने पे हम अपने मुल्क में कार्रवाइयाँ कर देते हैं। किसी दूसरे मुल्क की शिकायत को हम बगैर तस्दीक किए हम धावा बोल देते हैं। गुलाम है, हम अपनी कंपनियां क्लोज कर देते हैं, हम अपनी NGOs बंद कर देते हैं, हम लोगों को जेलों में डाल देते हैं, और फिर अदालतों के पास हजारों मुकदमात हैं। फैसला आते आते कितना अरबों करोड़ों का जानी और माली नुकसान इसी मुल्क को ही होता है। ये लम्हा फिक्रिया है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।